नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, ये एस्ट्रोलॉजी को समझने का एक अलग नजरिया है कि किस तरह से हमें एस्ट्रोलॉजी को लेना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आज बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेने वाला हूं जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और हमें नहीं पता कि उसका इतना बड़ा इंपैक्ट हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर और हमारे जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, हाल ही में चाइना एक और नया बड़ा कदम उठाने जा रहा है और वो है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। यानी पूरी दुनिया के अंदर चाइना ऐसा पहला देश होगा जो अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएगा। बात बहुत साधारण सी है, पहले से ही बहुत सारी डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन है और भी बहुत सारी हैं जो ऑलरेडी यहां पर चल रही हैं। तो इसमें नया क्या है? दोस्तों, एक बात को समझना पड़ेगा कि वर्तमान में जितनी भी डिजिटल करेंसी चल रही है वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती है और जो चाइना अब करने जा रहा है वो ऑफिशियल किसी कंट्री की डिजिटल करेंसी होगी। अब इसके इंपैक्ट क्या पड़ने वाले हैं? दोस्तों, चाइना हमेशा से 2 कदम आगे की सोच रखता है और इस बार उसने ये फिर साबित कर दिया है कि वो अपनी सोच को दुनिया की सोच से 2 कदम आगे लेकर चल रहा है। क्या फर्क पड़ जाएगा यदि चाइना अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर लेगा? तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। जब हमारे हिंदुस्तान की सरकार ये कहती है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन कीजिए, तो हमें बात समझ नहीं आती है। हम समझते हैं कि शायद हम अपने मोबाइल से, पेटीएम वॉलेट से या और किसी डिजिटल तरीके से अगर लेन देन करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। बात इतनी सी नहीं है। एक बात को समझिए दोस्तों, यदि मान लीजिए मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं और वो 10 लाख रुपए मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, तो उस 10 लाख रुपए का योगदान हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर कहीं भी नहीं हो रहा है। वो सर्कुलेशन से बाहर है। वो पैसा मेरे घर में पड़ा है और मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं, तो हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी का 10 लाख रुपया सिस्टम से बाहर है, जिसका कोई यूटिलाइजेशन यहां पर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की जीडीपी पर इसका फर्क पड़ेगा। अब यदि वो 10 लाख रुपए मैं बैंक में जमा करा देता हूं, तो बेशक मेरे अकाउंट में एक एंट्री आएगी कि 10 लाख रुपए मेरे खाते में पड़ा है, लेकिन जिस दिन मैं बैंक में वो पैसा जमा कराऊंगा उसी दिन से वो हमारे सिस्टम के अंदर चैनलाइज होने लगेगा। बैंक के माध्यम से लोन जाएंगे, लोन रीपेमेंट होंगे और बहुत सारे तरीके से वो पैसा सिस्टम के अंदर घूमेगा। लेकिन जब हम वही लेन देन नगद में करते हैं तो वो नगद का लेन देन हमारी जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान की जनता के पास में 10 लाख करोड़ रुपए कैश है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, या 1 लाख करोड़ रुपए कैश है और वो घरों में रखा हुआ है, किसी के पास 2 लाख, किसी के पास 10,000, किसी के पास 500, किसी के पास 1000। ये जो 1 लाख करोड़ रुपए हैं, ये कहीं भी सिस्टम के अंदर तब तक काम करते हैं जब तक ये चैनलाइज हो रहे हैं। यानी हम कैश में किसी से कुछ खरीद रहे हैं, वो कैश में किसी को भुगतान कर रहा है, एक इस माध्यम से तो ये जरूर चैनलाइज होता है। लेकिन यदि वो पैसा 4 दिन भी यदि मेरे पॉकेट में रहा तो 4 दिन उसका योगदान हिंदुस्तान की इकोनॉमी में नहीं है। लेकिन वही ये पैसा यदि बैंक के अंदर रखा है और मैं बैंक के माध्यम से लेन देन करता हूं या किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये लेन देन करता हूं, तो ये पैसा हर वक्त हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर घूम रहा होता है और उसका फर्क, उसका फायदा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी होता है और हमें भी होता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी होटल में ठहरने के लिए गया। उसने वहां जाकर के 2000 रुपए रिसेप्शन पर दिए और यह कहा कि मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। मैनेजर ने अपने स्टाफ को बुलाया और उसे कहा कि इन्हें एक रूम दिखा दीजिए। वो व्यक्ति रूम देखने चला गया। अब 2000 रुपए जो होटल के मैनेजर के पास थे, उसने क्या किया कि जो सामान वो खरीदता था होटल के लिए खाने पीने का, उसने वो 2000 रुपए का भुगतान उसको कर दिया। जिस व्यक्ति को 2000 रुपए मिले जो होटल में सामान सप्लाई करता था, उसने वो 2000 रुपए का भुगतान जिससे वो होलसेल में माल मंगाता था उसको उसने भुगतान कर दिया। वो 2000 रुपए जो वो होलसेल के पास आए, होलसेलर के पास आए,
उसने जिस किसान से वो सामान खरीदा था उसने उसको भुगतान कर दिया, और उस किसान ने वो 2,000 रुपए, चूंकि वो होटल वाला उसका नजदीकी रिश्तेदार था इसलिए उसने उससे उधार ले रखा था फसल के लिए, उसने वो पैसा उस होटल वाले को वापस लौटा दिया। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो होटल में वो टूरिस्ट ठहरने आया था वो वापस आता है और कहता है कि मुझे आपके होटल में नहीं ठहरना है, मुझे होटल पसंद नहीं आया, आप मुझे मेरे 2,000 वापस दे दीजिए। मैनेजर ने उसको अपने 2,000 रुपए वापस लौटा दिए और वो चला गया। आप देखिए दोस्तों, यहां पर सिर्फ एक पैसे का सर्कुलेशन हुआ है और कितने सारे काम अपने आप होते चले गए हैं। यहां किसी ने भी उस पैसे को यूज नहीं किया है, सिर्फ एक संबंध बना है उस पैसे के लेन देन का, और यहां पर कितने लोगों का हिसाब किताब भी हो चुका है। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर मनी सर्कुलेशन काम करता है, और जब यह डिजिटल तरीके से होता है तो पूरा का पूरा पैसा सरकार की नजरों के सामने होता है और सरकार उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाती है। चाइना इस बात को समझ रहा है कि इकोनॉमी जब हमारी अब खराब होने वाली है कोरोना महामारी की वजह से, तो हमें इस इकोनॉमी को सुधारने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम फंड्स की व्यवस्था करें या जो फंड्स हमारे पास है उसको यदि हम ढंग से चैनलाइज कर पाए तो भी हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। और ये तब संभव होगा जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करेंसी को लेकर के आ जाएंगे। तो वहां पर जितनी भी करेंसी होगी वो आपके पास नोट के रूप में ना होकर के आपके वॉलेट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी तो उसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, सरकारों के पास है, और वो उस पैसे को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे बैंक में आप 1 लाख रुपए जमा कराते हैं, उसी वक्त कोई और आदमी 1 लाख रुपए लेने के लिए आता है और वही कैशियर वो 1 लाख रुपए उसको देता है। आप कभी उसको कहते हैं कि आपने 1 लाख रुपए मेरा इसको क्यों दे दिया? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए मेरे खाते में है, जब मैं वापस मांगूंगा तो ये मुझे वापस लौटा देंगे। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो नोट आपने बैंक में जमा कराए हैं वो तुरंत किसी और को दे दिए गए हैं। ठीक इसी तरह से डिजिटल करेंसी का वॉलेट भी काम करेगा कि यहां पर सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास रहेगा और पूरे सिस्टम के अंदर वो चैनलाइज होता रहेगा। यानी जो प्रेजेंट में हमारी अपनी इकोनॉमी है उसको डबल करने में या उसको 50 to 80% बढ़ाने में तो तुरंत योगदान या डिजिटल करेंसी का हो जाएगा, क्योंकि हर देश के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं और उसका एक बहुत बड़ा रूप हम देखते भी हैं। और इतना बड़ा कैश फ्लो जो करेंसी का मार्केट में होता है उसका बहुत कम हिस्सा ही यहां पर चैनलाइज होता है, क्योंकि हर आदमी अपने पॉकेट का पैसा खर्च नहीं कर देता है। आज यदि मैं 10,000 रुपए लेकर अपने पॉकेट में बैठा हूं तो मैं उस 10,000 रुपए को खर्च करने के लिए मान लीजिए 3 दिन लगाता हूं या 4 दिन लगाता हूं, तो वो पैसा 4 दिन में जाकर के यूटिलाइज होगा। लेकिन वही पैसा यदि मान लीजिए मेरे वॉलेट में है या बैंक में रखा है तो वो हर सेकंड चैनलाइज हो रहा है। इतना बड़ा फर्क होता है एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन करने का और कैश में ट्रांजैक्शन करने का। और चाइना 2 कदम आगे सोचता है, इसीलिए वो अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों चोरी का खतरा खत्म हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाती है, आपका काला धन जो आप जमा करने की बात करते हैं वो यहां पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है, और पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर आपको यह पता होता है कि किस व्यक्ति के पास कितना कैश फ्लो है। यानी सरकारों को मॉनिटरिंग के लिए यहां पर बहुत अधिक एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये चाइना कर सकता है, ये हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि हम अभी भी सरकारों को अपना प्रतिपक्ष मानते हैं, कभी पक्ष मानते हैं। कोई गवर्नमेंट को गाली देगा, कोई गवर्नमेंट की प्रशंसा करेगा, हम आज भी इसी चीज के अंदर उलझे हुए रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वर्तमान समय में जब हम इस वैश्विक महामारी की वजह से इकोनॉमिकली बहुत बड़े क्राइसिस में है, तो यहां एक बात समझनी है कि यहां पर अब एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य भी होने वाला है। आप सोचेंगे मैं क्या कहने जा रहा हूं, तो दोस्तों बड़े ध्यान से समझिए। जब कोरोना महामारी की वजह से पूरा हिंदुस्तान लगभग 20 मार्च के बाद से अपने घरों में कैद है, तो यहां हर व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि लगभग बंद है। ऐसे में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और स्थितियां सामान्य होना शुरू होंगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हर व्यक्ति, हिंदुस्तान का 130 करोड़ की जनता है, हर व्यक्ति
अपने लिए कार्य करेगा। एक मजदूर अपना पेट पालने के लिए मजदूरी आरंभ करेगा, एक दुकानदार अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए काम करेगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए काम करेगा। यानी हर व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प उसके पास है ही नहीं, उसे करना ही पड़ेगा। हो सकता है लॉकडाउन से पहले किसी के पास बहुत पैसा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम ना करे तो भी चलेगा, लेकिन यहां पर अब तो सबको अपने लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो रेंटल इनकम पे जी रहा था उसको भी नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि रेंट आया नहीं है पिछले 2 महीने से, और हो सकता है बहुत सी जगह खाली भी होंगी, नया किराएदार आपको ढूंढना है, तब तक भी आपकी किराए की इनकम यहां पर बंद हो जाएगी। तो हर व्यक्ति लॉकडाउन खुलने के बाद में अपने अपने प्रयास करेगा अपनी इनकम को बढ़ाने का, अपने खर्चे को चलाने का। जब 130 करोड़ की जनता यहां पर अपने प्रयास करेगी तो यहां पर दोस्तों एक चीज और होगी। पहले क्या होता था कि जनता अपने तरीके से प्रयास करती थी और सरकार उन्हें अपने तरीके से सपोर्ट देती थी। अब यहां कोरोना महामारी की वजह से दोनों का उद्देश्य एक ही है। सरकार का उद्देश्य भी एक ही है कि हमें इकोनॉमी को पटरी पर लाना है, और हम आम आदमी का भी यही है कि हमें किसी तरह से अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करना है। अब ऐसे में जब हम प्रयास करेंगे तो हमें गवर्नमेंट का बूस्टअप भी यहां पर मिलेगा, डोज हमें यहां पर पॉजिटिव मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से भी, और ये जब 1 और 1 की फिगर होगी तो ये 11 का काम करेगी। तो यहां पर जो अब आर्थिक चीजों को लेकर के आप चिंतित हैं कि अब क्या होगा, तो निश्चित मानिए आर्थिक विकास भी बहुत तेजी से होगा, क्योंकि हमारे पास इसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अब हम आलस नहीं कर सकते कि चलो देख लेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करेंगे, और यही हमारी मेहनत, यही हमारी सकारात्मकता हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, और सरकारें भी यहां पर पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी। तो बहुत जल्दी हम इन परिस्थितियों से बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन बात करते हैं कि हम सिर्फ अभी यहां परिस्थितियों से बाहर आने की बात कर रहे हैं, और चाइना उससे 2 कदम आगे अपनी इकोनॉमी को और तेज गति से आगे ले जाने के लिए तरफ काम कर रहा है। दोस्तों, सोच के फर्क की बात है। वो कोरोना महामारी के बाद पूरे विश्व के अंदर अपने आप को कैसे फाइनेंशियल साउंड कर सकता है, स्ट्रांग कर सकता है, उस पर कार्य कर रहा है, और हम अभी इकोनॉमी से लड़ने की ही बात कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। यह होता है विजन जो चाइना के पास है, और इसीलिए वो आगे भी है, और इसीलिए वो अमेरिका को चुनौती भी दे रहा है। दोस्तों, हमें भी इन घटनाओं से सीखने की जरूरत है। एस्ट्रोलॉजी केवल इतना सा नहीं है कि आपको यह बताए आपके इस समय पर यह चीज होने वाली है और हम उसको देख करके खुश हो जाएं या निराश हो जाएं। एस्ट्रोलॉजी केवल हमें रास्ता दिखाती है, उस रास्ते पर हमें कैसे चलना है और हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, यह हमें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से निर्धारित करना चाहिए। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए किसान को इस बार पता लगे कि इस बार मानसून बहुत अच्छा रहने वाला है, तो वो पूरी मेहनत के साथ अगर फसल के अंदर काम करेगा, खेत में काम करेगा, फसल को उगाएगा, तो उसे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और यदि मान लीजिए वो मानसून अच्छा होने के बाद भी खेत में जाकर के मेहनत नहीं कर रहा है, तो क्या अच्छा मानसून उसे फसल दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। अब यहां पर एक बात समझने वाली बात है कि यहां पर उसे यह पता चला है कि मानसून अच्छा होने वाला है। इस एक लाइन से उसने अपने कार्य का निर्धारण किया कि उसे अब क्या करना है। कैसे? अगर मान लीजिए उसे पता चलता है कि इस साल मानसून अच्छा होने वाला है, तो वो अपने खेत के अंदर वो फसल लगा सकता है जिसमें अधिक पानी की जरूरत है, क्योंकि उसे पता है कि प्राकृतिक तौर पर उसे एक सपोर्ट मिलेगा और उसकी फसल इस बार अच्छी हो सकती है। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए ये फोरकास्ट हो कि इस साल मानसून कमजोर रहेगा या अकाल पड़ने की संभावना है, तो वही किसान अब अपने खेत के अंदर वो फसल पैदा करेगा जिसमें कम से कम पानी की जरूरत हो। उसका एक एक्शन उस घटना पर निर्भर करता है, उस सूचना पर निर्भर करता है जो उसे मिल रही है। ठीक यही काम एस्ट्रोलॉजी करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको यह बताती कि आपका आने वाला वक्त आपके फेवर का है या आपके अगेंस्ट का है। यदि आपके फेवर का है तो आप वहां पर रिस्क लेकर के आगे बढ़िए, मेहनत और करिए, आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। लेकिन वहीं पर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से यदि आपको यह पता लगता है कि आपका आने वाला समय खराब है, तो वहां हमें डिफेंसिव मोड में आकर काम करने की जरूरत है। रिस्क नहीं लेना चाहिए और जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे ही संभाल के रखना चाहिए। यह होता है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत और उसको लेने का तरीका।
ये नहीं होता है कि यदि हमारा समय अच्छा है तो हम उछल के चलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और एक्शन पर ध्यान नहीं देते। बाद में फिर कहते हैं हमारा तो अच्छे समय था, हमें तो रिजल्ट मिला ही नहीं। या बुरा समय होता है तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं, अपना एक्शन बंद कर देते हैं और फिर हम और ज्यादा मुसीबत में आ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइडेंस देती है कि कौन सा समय आपका सही है, यानी उस समय पर आपको एक्शन भरपूर लेना है, थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में लेना है, और कहां पर आपका समय फेवरेबल नहीं है वहां आपको डिफेंसिव होना है और बहुत संभल के चलना है। बस यही प्रक्रिया होती है एस्ट्रोलॉजी की, और एस्ट्रोलॉजी को समझने की और उसे अपने जीवन में उतारने की। मैं उन लोगों की तरह नहीं करता कि हर बात पे भविष्यवाणी करूं, आज ऐसा होगा, इस दिन कोरोना खत्म हो जाएगा, इस दिन ही हो जाएगा। दोस्तों, ये अपने YouTube के चैनल के व्यूज बढ़ाने का तरीका हो सकता है, लेकिन सही मायने में आपको राइट इंफॉर्मेशन देने का तरीका नहीं है। बल्कि कहीं ना कहीं इंसान ज्यादा अति आशावादी हो जाता है, सोचता है कि शायद प्रकृति में जो निर्धारित है वो तब होगा ही होगा। अगर ऐसा होता तो भगवान राम को क्या जरूरत थी वानरों की सेना बना करके लंका पर आक्रमण करने की? वो तो भगवान थे, वहीं बैठे बैठे सब कुछ कर देते। लेकिन उन्होंने भी कर्म का सिद्धांत हमारे सामने रखा। भगवान कृष्ण ने भी कर्म का सिद्धांत हमारे सामने रखा, लेकिन उन्होंने कर्म उसी आधार पर किया जैसे प्रकृति के नियम उस समय काम कर रहे थे। उन्होंने कभी भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। यानी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस, ग्रहों की स्थिति, प्रकृति के नियम, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने अपने कर्मों का निर्धारण किया और हमारे सामने एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति के समय को भी हम कैसे अपने लिए अनुकूल समय में तब्दील कर सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हमें नहीं दे सकते, एस्ट्रोलॉजी हमें गाइडेंस नहीं दे सकती। यह हमारा नजरिया है कि हम उसे कैसे समझते हैं। हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, रूढ़िवादी तरीके से लेते हैं, या इस तरीके से लेते हैं कि ओह मेरा तो शनि खराब है, मेरा तो बृहस्पति खराब है, अब मेरा क्या होगा। ब्रह्मांड में एक ही शनि है, एक ही बृहस्पति है। किसी के लिए खराब या किसी के लिए अच्छा नहीं है, वो सबके लिए एक समान है। बस आपको यह समझना है कि उसकी वजह से जो परिस्थिति आपको मिल रही है, क्या आप उसका मुकाबला करने की क्षमता आपके पास है? अगर नहीं है तो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस से वो क्षमता अपने अंदर विकसित करिए ताकि आप उसका मुकाबला कर सके। और यदि प्रकृति आपके साथ खड़ी है तो फिर आप उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, उस बारे में आप गाइडेंस लेके आगे बढ़िए। यही ज्योतिष का एक सिद्धांत है, इससे ज्यादा ज्योतिष कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा जो मुझे देनी चाहिए थी। एक आम आदमी होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, और आप सभी दर्शक जो मुझे इतना प्यार करते हैं, YouTube चैनल पर मुझे फॉलो करते हैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं समय समय पर आप लोगों को आने वाले समय के बारे में अवगत करा पाऊं। और वही छोटा सा प्रयास मैंने यहां पर किया है। उम्मीद करता हूं मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी, रोचक जानकारी, आपके भले की जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।